इज गिवन बाय, लिखेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड। भाई एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा जेड यानी कि जो उसकी अलग अलग वैल्यूज में जो एरर आ रहे हैं उसकी मीन वैल्यू डेल्टा जेड अपॉन जेड यानी कि ट्रू वैल्यू। डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू स्मॉल p डेल्टा a अपॉन a प्लस स्मॉल q डेल्टा b अपॉन b प्लस स्मॉल r डेल्टा c अपॉन c, स्मॉल r डेल्टा c अपॉन c। The percentage error in Z is given by the percentage error in Z. The percentage error in Z is given by the percentage error in Z is given by delta Z upon Z into 100। सब में 100 की मल्टीप्लाई करते चले जाइए। डेल्टा Z upon Z into 100 is equal to E dot delta A upon A into 100 plus Q dot delta B upon B into 100 plus R dot delta C upon C into 100। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें किसी भी बच्चे को जरा सा भी मन में ये डाउट रखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये जो r है ये तो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस r हो जाएगी, तो मुझे यहाँ माइनस r करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सोच लीजिए अगर मेरे पास कोई भी फॉर्मूला दे रखा है, अब क्या होगा कि मुझे कोई ना कोई फॉर्मूला दे रखा होगा, उस फॉर्मूले में मेरे पास 3 अलग अलग क्वांटिटीज हो सकती है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, 3 अलग अलग क्वांटिटीज हो सकती है मेरे पास फॉर्मूले में। तो मुझे क्या करना है, जो उसकी पावर होगी वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए में, जो क्यू की पावर होगी वो डेल्टा बी अपॉन बी में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो सी की पावर होगी भले ही वो ऊपर न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी डेल्टा सी अपॉन सी से। अब ये सारा का सारा है क्या, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नोट करेंगे, ठीक है बेटा, नोट कर लिया ये सभी बच्चों ने? ऑनलाइन आ गए हैं सभी? यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है जी, यस सर। मैं आगे कुछ क्वेश्चन सर करता हूं। सर इसमें सर 100 कॉमन नहीं ले सकते? हाँ बेटा बताओ। सर इसमें 100 कॉमन नहीं ले सकते? हाँ 100 कॉमन ले सकते हो, कोई बात नहीं। अच्छा 100 इधर भी कॉमन ले लो, और इधर तो 100 है ही, 100 से 100 काट दो, परसेंटेज एरर की जरूरत ही नहीं है। यस सर। हाँ, अबे 100 मल्टीप्लाई करा है दोनों तरफ, ये देखो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी परसेंटेज। ओके सर। हाँ सर समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। यार सर डेंजर। वो नहीं सर पता। हाँ सर डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 लिख के नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वैल्यू तो दोनों की सेम है। अब दोनों जगह 100 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो परसेंटेज ही निकलेगी एंड में। एक ही बात है, एक ही बात है। ये तो बस ये बताया गया है कि सब में 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही एक्सटेंड बात कर है, दिया बस। जो ये पूरी वैल्यू आएगी, ये पूरी हाँ। वैल्यू में 100 को मल्टीप्लाई करना। हम्म। ठीक है, चलो जी आगे करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू रेसिस्टर्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टू रेसिस्टर्स R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm, R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm, and R2 is equal to, and R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm, 200 plus minus 4 ohm are connected in series. What is their equivalent resistance? R
connected in series, full stop, what is their equivalent resistance? आर्यन त्यागी ऑनलाइन हो? यस सर। ठीक है। Two resistors R1 is equal to this and R2 is equal to this. तो अब हम क्या करेंगे? हमें मालूम है सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, जो दो रेजिस्टेंसेस है उनको ऐड कर दीजिए। तो कैपिटल R is equal to R1 plus R2। देखिए यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है। ये जो प्लस माइनस है ना, ये बेटा एरर है। मतलब कि जो रेजिस्टेंस R1 है उसकी वैल्यू 100 है ना, वो 3 कम भी हो सकता है वो रेजिस्टेंस फ्लक्चुएट करता रहे, फिर 3 कम भी हो सकता है और 3 ज्यादा भी हो सकता है। ये एरर आ सकता है रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन। वैसे फिक्स वैल्यू उसकी 100 है, ऐसे ही R2 रेजिस्टेंस की फिक्स वैल्यू 200 है। एरर उसमें प्लस माइनस 4 का आ सकता है कि 4 ओम ज्यादा आ सकता है, 4 ओम कम आ सकता है, इस तरीके से। तो हम कहेंगे R is equal to R1 plus R2 because they are in series। लिख लीजिएगा since they are in series। ये याद है ना, 10th में पढ़कर आए थे। समक्ष बताइए, सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। यस सर। ठीक है, तो 100 प्लस माइनस 3 और R2 क्या है 200 प्लस माइनस 4। अब 100 प्लस 200 जो प्रॉपर वैल्यूज हैं उनको प्रॉपर वैल्यूज में ऐड करो। 100 प्लस 200 हो गया 300 और जो ये 3 और 4 है जो एरर्स हैं इनको आपस में ऐड करो, ये हो गया 7 और बीच में लगा दो प्लस माइनस 7 ओम। सिंपल। अगर हमसे इक्विवेलेंट पूछा जाता है कोई चीज तो इक्विवेलेंट में हम जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली दोनों ऐड हो रहे हैं तो हमने दोनों को ऐड कर दिया और बीच में लगा दिया प्लस माइनस का साइन। सर एक डाउट था। हाँ जी बताइए। सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे नहीं निकाल सकते कि हम अगर एक बार प्लस रखे कि एरर प्लस होगा और एक बार माइनस रखे कि एरर माइनस होगा, हमारे पास दो रेजिस्टेंस आ जाएंगे, उनका एवरेज निकाल देंगे। वही चीज है ये भी। आप ये देखो सेम ही आएगा। हमने दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद प्लस माइनस लिख दिया। तो 300 जो है ना, 300 में से 7 या तो सब्ट्रैक्ट होगा, 300 में 7 या तो ऐड होगा, इतना करना। ठीक है, आप अलग अलग भी केसेस लोगे तो भी यही निकलेगा, अलग नहीं निकलेगा कुछ। ओके सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है two different masses are determined as two different masses are determined as अलग अलग masses दे रखे हैं 23.7 plus minus 0.5 ग्राम, 23.7 plus minus 0.5 grams and एक दूसरा मास दे रखा है बेटा 17.6 plus minus 0.3, 17.6 plus minus 0.3 grams. Full stop. ठीक है, what is the sum of their masses? What is the sum of their masses? इनके masses का सम बताना है, कुछ भी नहीं है, दोनों को ऐड कर दीजिए। Sum of masses is equal to 23.7 plus minus 0.5 plus 17.6 plus minus 0.3। ठीक है, 23.7 17.6 सीधा सीधा देखो 23 और 17 40 हो गया, 41.3 हो गया, 41.3 प्लस माइनस 0.8 ग्राम्स। हाँ जी क्लियर है ये? आर्यन डिग्गल 41.3 प्लस माइनस 0.8। यस सर। ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर कर रहा हूं मैं। हाँ बेटा बताइए।
सर 18 मई को हमारा फिजिक्स का एग्जाम बेटा है। थोड़ा सा जोर से बोलो ना, मेरे को ना आवाज नहीं आ रही है इसमें। सर 18 मई को ना फिजिक्स का एग्जाम है हमारे स्कूल में। 18 मई को, अच्छा क्या क्या आ रहा है उसमें? डायमेंशनल एनालिसिस एंड क्वेश्चंस है उसके। डायमेंशन एंड एनालिसिस और एक मिनट सर बता रही हूँ। आप बता दीजिए, मेरे को टाइप करके भेज दो आप उसको। हाँ एक मिनट से मैं मेरे को टाइप टाइप आपको करके भेज दो, मैं अभी देख लेता हूँ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स। सर एक डाउट था। हाँ जी बेटा बताइए। सर जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 कराया है उसमें हम लोगों ने 100 प्लस माइनस 3 और 200 प्लस माइनस 4 का हम लोगों ने 300 प्लस माइनस 7 कर दिया। बिल्कुल बट बिल्कुल। अगर हम हाई पॉसिबिलिटी देखें तो 4 वैल्यू लाते हैं सर, 307 और 293 तो हमारी इसमें आ जाएंगी, बट मतलब ये है, 301 एंड 299 नहीं आएंगी ना। हाँ मतलब ये कह रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि 100 जो ऊपर वाला रेसिस्टेंस है R1 उसमें उसमें 3 ऐड हो जाए और 200 में 4 ऐड हो जाए, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी हो गई +7 की। यस सर। ठीक है, नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब 4 पॉसिबिलिटी है तो हम लोगों ने 2 को इग्नोर क्यों कर दिया? अभी बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ बस। देखिए इसमें क्या है, इन्होंने कहा है कि 300 प्लस माइनस 7। प्लस माइनस 7 का मतलब क्या है बेटा? प्लस माइनस 7 का मतलब ये है कि हाईएस्ट जो तुम बता रहे हो, तुम्हारी ही चीज को बता रहा हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन में ही तुम्हारा जवाब छुपा हुआ है, ध्यान से सुनना। जो हाईएस्ट पॉसिबल एरर हो सकता है वो कितना हो सकता है? प्लस का 7। यस सर। ठीक है, और जो लोवेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो कितना हो सकता है? -7। -7। ये कब हुआ? मैंने एक बार क्या करा, मैं इधर लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, मैंने एक बार ले लिया बेटा +3 और +4, तो ये हो गया +7। एक बार ले लिया -3 और -4, ये हो गया -7। हमने बाकी के दोनों केसेस की तो बात ही नहीं करी। क्यों नहीं करी बताता हूँ। मैंने उसको ले लिया +3 और दूसरे को ले लिया -4, तो ये क्या आ गया? -1। -1 मैंने पहले को ले लिया -3, इसको ले लिया +1। +4, ये आ गया +1। और मैंने ये कहा कि मेरा जो एरर है वो वेरी करेगा -7 और +7 के बीच में, मतलब ये -7 और +7 के बीच में वेरी करेगा। तो -1 और +1 ये दोनों तो इसके बीच में ही लाई करते हैं, यस सर, आ गया ठीक है समझ। ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जैक्टली +7 हो जाएगा, वो -7 और +7 के बीच में वेरी करता रहेगा, हो सकता है कुछ और वैल्यू हो। ओके। समझ गए? यस सर। ठीक है जी, एक मिनट बेटा, या जरा मैं मैसेज देख लेता हूँ। तुम भी इसी में हो ना? जीडी गोयनका का इन्होंने भेजा अभी अभी, डायमेंशंस एनालिसिस एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। ऐशोका यही कर रहे हैं हम लोग, ये एरर्स वाले न्यूमेरिकल कर रहे हैं, और डायमेंशंस एनालिसिस वाला जो हमारा क्वेश्चन थे जिसमें हमने डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करा था, जो एमएलटी वाले थे। डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करना, और उसके अलावा जो हमने देखा था कि m की पावर 0 l की पावर 1 के इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, और उससे नॉर्मल फार्मूला डिराइव करना। यही है इस चैप्टर में, मतलब पूरा चैप्टर भी नहीं आ रहा है, चैप्टर का एक पोर्शन आ रहा है बस। सर एक और क्वेश्चन है, सर ने हमें स्कूल में कांस्टेंट के भी मतलब वो डायमेंशंस निकलवाए थे, तो अब किसके उनको किसके? भी यूज करना पड़ेगा कांस्टेंट के, जैसे प्लैंक कांस्टेंट। सर जैसे ग्रेविटेशनल ना कांस्टेंट। ना 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 ना, सुनिए सुनिए, वो बिल्कुल ठीक करा आपने। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक वैल्यू तो है, वो वैल्यू वेरी नहीं करेगी, कांस्टेंट है, लेकिन उसका भी फॉर्मूला होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है और उसकी भी यूनिट होती है, और अगर यूनिट है तो उसकी डायमेंशन आएगी। अभी होल्ड करिए, अभी बताता हूँ आपको। कांस्टेंट विद डायमेंशन। बिल्कुल सही। कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक वैल्यू होती है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी बच्चा, सब बच्चे ध्यान से सुने, कोई भी इस चीज में कंफ्यूज ना होए कि भाई हमने तो कांस्टेंट पढ़ा था पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 की तो हमें कोई यूनिट नहीं बताई।
ठीक है, तो वो होता है कांस्टेंट। तो अब ये कौन से नए कांस्टेंट आ गए? देखिए, आप एक चीज भूल रहे हो, आप सभी बच्चों ने 9th क्लास में एक कांस्टेंट वैल्यू पढ़ी थी, स्मॉल जी, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी भी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ रहे हो? तो अब मैं एक बात बताता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए, मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से, अगर मान लीजिए मुझे कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पूछा जाए, हमने क्वेश्चन में करा भी था, अगर आपको याद हो तो देखिए, हमने देखा था कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बताइए, याद है? यस सर। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब कैपिटल G क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, कैपिटल G हो जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m1 m2, F r स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये हो गया। अब देखिएगा, कैपिटल F होता है फोर्स, R होता है डिस्टेंस, तो कैपिटल F की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन, ये है 10 सेकंड। की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और ये मास 1 ये मास 2, इनकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम इनटू किलोग्राम, मतलब किलोग्राम स्क्वायर। करेक्ट। अब मैं बात करता हूँ न्यूटन की, ठीक है, और मैं इस तरफ कर रहा हूँ उसको, मैं इधर आ रहा हूँ। तो न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मतलब किलोग्राम, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो हम लिखेंगे कैपिटल जी इज इक्वल टू न्यूटन, यानी कि फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो न्यूटन को मैंने ऐसे लिख दिया, यूनिट में लिख दिया उसको। न्यूटन को मैं लिखता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे मीटर स्क्वायर था ही बेटा, नीचे किलोग्राम स्क्वायर आ गया, 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल हो गया। तो अब मैं सबसे पहले लिखूंगा मास की यूनिट, तो किलोग्राम है, ये ऊपर आ गया केजी की पावर -1। फिर मैं लिखूंगा लेंथ की यूनिट, लेंथ क्या है? मीटर, मीटर m की पावर 1 m की पावर 2, ये हो गया m की पावर 3, और ये हो गया s की पावर -2। 1 मिनट रुकिए, बस मेरा फोन आ रहा है।
हाँ जी बेटा, तो सॉरी एक कॉल आ गया था। चलिए जी, अब यहाँ तक हम पहुंचे थे, तो किलोग्राम का मतलब क्या है, ये मास है m की पावर -1, मीटर का मतलब ये लेंथ है l की पावर 3, और सेकंड का मतलब ये टाइम है t की पावर -2। बताइए समझ गए हैं आप लोग? बेटा समझ में आ गई ये चीज? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब मेरे को बता दीजिए एक बार, ऐश्वर्या ये बता दीजिए, यही चीज पूछ रहे थे आप या कुछ और? सर यही पूछ रही थी, बस ये पूछ रही थी कि मतलब इसके अलावा जो और भी कांस्टेंट्स होंगे हम उनमें प्लैंक्स भी कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, उसके अलावा होता है आपका वो Viscosity. एप्सिलॉन नॉट होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। अगर स्कूल में कुछ कराया गया हो, कोई चीज हो जिसमें डाउट हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना वो चीज, ठीक है? ठीक है सर। और मेरे पास अगर जो भी लिखे हुए हैं वो मैं आपको उसकी फोटो खींच के मैं भेज दूंगा, ठीक है जितने भी सर। कांस्टेंट्स हैं, ठीक है? ओके सर। चलिए, अब मैं आगे करता हूँ। प्रबल ये चीज क्लियर थी ना, +-7 वाला? यस सर बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इधर ये दोनों क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट करवा रहा हूँ इधर ही। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ अ वाटर बाथ the initial and final temperatures of a water bath, the initial and final temperatures of a water bath are 18 plus minus 0.5, 18 plus minus 0.5 ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे डिग्री सेल्सियस, and 40 plus minus and 40 plus minus 0.3 degree Celsius. Full stop. What is the rise in temperature of the bath? What is the rise in temperature of the bath? वाटर बाथ याद है सभी बच्चों को क्या होता है? आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि यहाँ पर हम एक चाइना डिश रखते हैं और इसके ऊपर ऊपर यहाँ पर कोई स्टैंड होता है और इसके ऊपर अनदर चाइना डिश होती है, ठीक है? और इसके जो वेपर्स निकलते हैं ना, इसके वेपर्स से ये गर्म होता है, तो दिस इज नोन एज वाटर बाथ, ठीक? इस आग देखिएगा, फायर कहाँ पे है? फायर बिल्कुल नीचे लगी हुई है, उसके ऊपर एक चाइना डिश रखी हुई है जिसके अंदर वाटर है। वाटर के जो वेपर्स निकल रहे हैं, उसकी जो वेपर्स हैं, वेपर्स इसको स्टीम कर रहे हैं धीरे धीरे, वेपर्स की स्टीम से ये धीरे 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 गर्म हो रहा है, ठीक? यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। वो आप लोग क्या खाते हैं, वो क्या होता है, नहीं खाया करते थे लॉकडाउन से पहले, मोमोज। मोमोज में आपने देखा होगा वो स्टीम्ड मोमोज, वो यही होता है, वाटर बाथ होता है उसमें। ये वाटर के जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स से भाप लगती है उस पर, तो धीरे धीरे गर्म होते हैं, ठीक? अब सुनिएगा, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ अ वाटर बाथ आर इतना एंड इतना। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बाथ, ठीक? क्वेश्चन समझ में आ गया प्रियांशु? यस सर। बेटा क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। ठीक सर है, माइनस करेंगे ना? वो डिफरेंस निकालेंगे। राइज इन टेम्परेचर हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर है 18 प्लस माइनस 0.5 माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 40 प्लस माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने,
ये है ना वाटर इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल ये है, फाइनल उल्टा लिख दिया। 40 प्लस माइनस 0.3 माइनस 18 प्लस माइनस 0.5 कितना आ जाएगा बताएंगे? ध्यान से बताना, अब ऐड नहीं कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। हर्ष यस सर। हाँ बेटा बताओ क्या करूं इसमें मैं? इसमें 40 से तो 18 माइनस कर दीजिए और जो ये होंगे माइनस सॉरी 0.3 उन्हें ऐड करेंगे तो उससे ही हाईएस्ट पॉसिबिलिटी निकलेगी। बिल्कुल सही, ये चीज सबको क्लियर है? यस सर। यस हमें सर। क्या करना है, ये 40 है और ये 18 है, 40 माइनस 18 करेंगे और प्लस माइनस ये जो है ना 0.3 प्लस माइनस का 0.5। साइन लगाओ, इनको ऐड ही किया जाता है हमेशा, ठीक है? 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा बोलो? 22। 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस। समझ गए आप लोग? यस सर। समझ गए? ये फंडा क्लियर है कि नहीं कि इनको हमेशा ऐड ही करा जाता है? ये जो एरर होते हैं ना, कि इतना एरर हो सकता है, इनको ऐड ही करा जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये देख पाएंगे उसमें कि मैक्सिमम कितना टेम्परेचर में चेंज आ सकता है और मिनिमम कितना आ सकता है, ठीक है? उसके बीच में वो कहीं भी लाई करे, वो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? क्लियर है बेटा? अनुराग क्लियर है? यस सर। सब एक चीज पूछनी थी हाँ जी बताइए। सर, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू अगर अलग यूनिट में होती तो ये एरर वाली चीज के साथ कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस में है और 1 केल्विन में है, 1 डिग्री सेल्सियस में और 1 केल्विन में है, तो जो प्रॉपर वैल्यू है अगर वो केल्विन में है उसको भी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, और जो ये एरर वाली वैल्यू है उसको भी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, दोनों को अलग अलग। नहीं करके दिखा देंगे सर, नहीं समझ नहीं आ रहा। ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं वैसे, ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं जिसमें यूनिट अलग अलग आती है। अगर हो तो मान लो 40 है, ये मेरे को केल्विन में दे रखा हो और 0.3 भी केल्विन में दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा ठीक है। समझ गए? हाँ। वैसे ऐसा क्वेश्चन है नहीं कोई। चलिए जी अगला देखते हैं, द रेजिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है द रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन I the resistance capital R is equal to V upon I, where V is equal to where capital V is equal to 100 plus minus 5 volt, 100 plus minus 5 volt, 100 plus minus 5 volt, and I is equal to 10 plus minus 0.2 ampere, and I is equal to 10 plus minus 0.2 ampere, plus minus 0.2 ampere. Full stop. Find the percentage error in R. Find the percentage error in R. कैपिटल R में परसेंटेज एरर बताना है। कैपिटल R में परसेंटेज एरर बताना है, इसका मतलब क्या है? अब जरा देखिए, जो मैंने आपको जनरल रूल बताया था, जनरल रूल में था कि कोई भी फॉर्मूला है, जैसे मैंने बताया z इज इक्वल टू a की पावर b प्लस b की पावर q अपॉन c की पावर r, जैसे ये बताया था। तो यहाँ वो फॉर्मूला अलग दे रखा है, वो एक जनरल फॉर्मूला था, जनरल मतलब सभी के लिए। ऐसे ही ये फॉर्मूला है r इज इक्वल टू v अपॉन i, r इज इक्वल टू v अपॉन i।
तो जैसे r इज इक्वल टू b अपॉन i दे रखा है, अब मान लीजिए मुझसे पूछा जाए कि आप इसमें फ्रैक्शनल एरर बताइए, तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा डेल्टा r अपॉन r इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा i अपॉन i। ये समझ में आ गया कि नहीं बताओ? Yes, बताइए, sir. क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूं। अनुष्का क्लियर है ये फॉर्मूला? अनुष्का ऑनलाइन हो? सर ये वीडियो भेज देना सर, इस वाली की लिंक यूट्यूब किसकी? सर इसका क्लास का। हाँ क्लास का वीडियो मैं भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम। यस सर। हाँ, मुझे तो अनुष्का से बात करनी थी, इस टाइम कहाँ पर है? सर समझ नहीं आया फॉर्मूला। कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ, दोबारा देखिएगा। हमने जनरल फॉर्मूला देखा था बेटा, ये z इज इक्वल टू a की पावर p इंटू b की पावर q अपॉन c की पावर r। एक्चुअली इसका ना डेरिवेशन भी है प्रॉपर, पर वो सिलेबस में नहीं है तो मैं वो करा नहीं रहा हूँ। ठीक, अगर बाई चांस स्कूल में कराया जाए तो आप मुझे बता देना, मैं इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा। तो जब मेरे से फ्रैक्शनल एरर पूछा जाता है, फ्रैक्शनल एरर मतलब रिलेटिव एरर, तो वो होता है डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये p इसकी पावर में है तो p आगे आ जाएगा और a का हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस q इसकी पावर में है तो q इंटू डेल्टा b अपॉन b, r इसकी पावर में है तो r डेल्टा c अपॉन c। ये एडिशन, ये आपका चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे डिवीजन में हो, सारे के सारे ऐड होते चले जाएंगे। इसी तरीके से जब मेरे पास r इज इक्वल टू b अपॉन i है तो बेटा b की पावर है 1 और i की पावर है 1, तो 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है ना मुझे, है ना? तो ये हो जाएगा डेल्टा b अपॉन b और ये हो जाएगा डेल्टा i अपॉन i, 1 इंटू डेल्टा i अपॉन i, और दोनों ऐड होंगे भले ही वो आपको डिवीजन में दे रखा हो। सर ये तो समझ में आ गया, बट जनरल फॉर्मूला बेसिकली क्या है? जनरल फॉर्मूला ऐसा है कि मान लीजिए z कोई एक वेरिएबल है जो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर है r और यहाँ पर है b अपॉन i, तो ये जनरल फॉर्मूला बता रहा है। हो सकता है यहाँ पर ये वेलोसिटी हो सकता है ये b जो है यहाँ पर मास हो सकता है ये c टाइम हो, तो कुछ भी हो सकता है, ओके, जनरल ठीक है। फॉर्मूला बता रहा है। ये जनरली इस तरीके से। अनुराग बेटा क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। अनुष्का ये अभी भी नहीं है क्या? ढींगरा का, ढींगरा की आवाज नहीं बड़ी देर से। ढींगरा? यस सर। अच्छा है, ठीक है। चलिए जी, तो डेल्टा आर अपॉन आर ये दे रखा है और मेरे को परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलता है? डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी है बेटा स्मॉल चेंज और वी है प्रॉपर वैल्यू। स्मॉल चेंज क्या है 5 और प्रॉपर वैल्यू क्या है 100। 5 अपॉन 100 प्लस आई में स्मॉल चेंज क्या है 0.2 और प्रॉपर वैल्यू क्या है 10। 0.2 अपॉन 10, समझ गए? अब 0.2 ये पॉइंट गया नीचे आ गया 100। डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 7 अपॉन 100। Therefore, percentage error 7% is equal to delta r upon r into 100 is equal to 7 upon 100 into 100। क्या हो गया? 7%। बोलिए ठीक है?
Yes, sir. ठीक है जी, क्लियर हो गया? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें है if the errors involved in the measurement of a side and mass of a cube if the errors involved in the measurement of a side and mass of a cube are 3% and 4% respectively, 3% and 4% respectively, what is the maximum permissible error in the density of the material? What is the maximum permissible error in the density of the material? ये बताना है, समझिएगा जी इसको ध्यान से। चलिए, हम कहेंगे the errors involved in the measurement of a side and mass of a cube are 3% and 4% respectively. What is the maximum permissible error in the density of the material? तो ध्यान से देखिएगा, errors involved in the measurement of a side and mass of a cube. तो side मैं ये कहूँगा, सबसे पहले क्यूब ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पर। ये क्यूब हो गया और क्यूब की साइड हो गई s, लेंथ भी s के बराबर, हाइट भी s के बराबर और ब्रेथ भी s के बराबर, ये s हो गया। अब इन्होंने बोला द एरर्स इन्वॉल्वड इन द मेजरमेंट ऑफ अ साइड एंड मास ऑफ अ क्यूब, यानी कि एरर्स इन्वॉल्वड जो हैं वो 3% है, परसेंटेज एरर दे रखा है, मतलब डेल्टा s अपॉन s इज इक्वल टू 3% दे रखा है, ये समझ गए? सॉरी, डेल्टा s अपॉन s इंटू 100, डेल्टा s अपॉन s इंटू 100 इज इक्वल टू 3% दे रखा है। देखिए ये क्या आया था, परसेंटेज एरर इन आर, समझ रहे हैं? परसेंटेज एरर इन आर का मतलब क्या हो गया, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो एरर अगर परसेंटेज में दे रखा है तो साइड में एरर क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके बाद मास ऑफ अ क्यूब, तो बेटा मास को मैं बोल देता हूं m, तो डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, ये कितना दे रखा है, 4%। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब ध्यान से समझिएगा। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो डेंसिटी की बात हम करेंगे, इसमें लिखते हैं डेंसिटी वो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा मास में तो एरर है, वॉल्यूम में एरर नहीं है, तो पहले वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास तो हो जाएगा m और वॉल्यूम हो जाएगा साइड का क्यूब, s का क्यूब। बताइए ठीक है?
तो Yes, sir. रो इज इक्वल टू m अपॉन s क्यूब, ठीक। इट इंप्लाइज दैट डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस 3 डेल्टा s अपॉन s। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ समझ गया गया ना बेटा? क्या था m की पावर 1, तो 1 इंटू डेल्टा m अपॉन m, और s की पावर 3, तो 3 इंटू डेल्टा s अपॉन s। बोलो ठीक है? यस सर। प्रियांशु क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अब अगर परसेंटेज में एरर दे रखा है और मुझसे एरर पूछा जा रहा है डेंसिटी में, तो वो भी परसेंटेज में ही निकालूंगा। मतलब ये हो गया डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा s अपॉन s इंटू 100। समझ क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। कोई डाउट आए तो बेटा पूछ लेना बीच में। डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 कितना है? 4% प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा s अपॉन s इंटू 100, ये कितना है? 3%। 3 3 जा 9, 9 और 4 टोटल हो गया 13%। बोलिए ठीक है ऐश्वर्या? यस सर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एरर, मैं इधर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द एरर in the measurement of radius of a sphere, in the measurement of radius of a sphere is 2%. What will be the error in the measurement of its volume? अरे बता दो ऐसे ही बिना सॉल्व करे, बिना सॉल्व करे बता दो। रेडियस में एरर 2% दे रखा है। रेडियस मैंने बोला रेडियस हो गया r, तो डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 इज इक्वल टू, ये दे रखा है 2%। विनायक, विनायक ऑनलाइन हो अभी? ऑनलाइन हो विनायक? नहीं नहीं है सर वो। नहीं है। नेटवर्क कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ढींगरा ऑनलाइन है, ढींगरा बताएगा मेरे को स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। सर 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैपिटल V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब में 4, 3 और पाई ये तीनों कांस्टेंट है। E इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3, ये कांस्टेंट है, इंटू आर क्यूब है। हम क्या करेंगे, डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा
4 पाई बाई 3 तो यहाँ पर अभी भी एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हम कभी भी कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं होता, तो हम ये कह देंगे यहाँ से आप 4 पाई बाई 3 को हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डेल्टा आर अपॉन आर। परसेंटेज एरर की बात करें, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। 3 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा आर कितना हो गया, 6%। आप ये देखिएगा 4 पाई बाई 3, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम में कितना एरर है, तो एरर का मतलब ये है कि इनिशियली भी वॉल्यूम कुछ रही होगी और एरर के साथ भी वॉल्यूम कुछ आ रही होगी। तो जब इनिशियल वॉल्यूम निकालेंगे तब भी मेरे पास 4/3 पाई होगा, और जब बाद में एरर के साथ वॉल्यूम निकालेंगे उसमें भी 4 पाई बाई 3 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इसलिए 4 पाई बाई 3 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इसमें कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। 6%। तो सर अगर इसको परसेंटेज में नहीं निकालना हो हाँ, तो वो कैसे करेंगे, 100 उधर ले जाएंगे अगर डेल्टा आर बाय आर वाला। है, देखिए जिस चीज में दे रखा है ना, जिस जिस उसमें दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है तो परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज में नहीं निकालना है तो ये एरर हो जाएगा 0.02। हाँ ठीक है, तो फिर पॉइंट्स में आ जाएगा 0.06। अच्छा, 0 प्लस माइनस 0.06। हाँ 0.06 ये हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ हम बता रहे हैं कि वो पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये हम रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, ये रिलेटिव एरर निकाल अच्छा, हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं उन दोनों का। हाँ हाँ रेशियो आ, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस भेजूंगा बेटा, वो आप लोग करेंगे। ठीक है, इतना कर लीजिए, मैं 3-4 क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, वो आप लोग करेंगे, और कोई डाउट आए तो मेरे से आप पूछना नेक्स्ट क्लास में। ठीक, नेक्स्ट क्लास आप लोगों की ट्यूसडे में होगी, तो ट्यूसडे में एक बार बस चेक कर लेना कि 8 बजे या 9 बजे, वो एक बार बस चेक कर लेना। सर वो कॉपी करा था मैं, थोड़ा सा लेट हो जाएगी, वो क्वेश्चन लास्ट बार देखना। हाँ हाँ कर लो कर लो कर लो कर लो। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, तन्मय, प्रबल और ऐश्वर्या, आप तीनों का ही एग्जाम होगा 18 को। यस सर। ठीक है ना, तो कोई भी डाउट आए तो मुझे पूछ लेना, कोई क्वेश्चन ऐसा हो, कोई कंसेप्ट ऐसा हो कि नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी क्या चल रहा है कि दोपहर में 3 बजे से और रात में 11 बजे तक क्लास होती है मेरी। तो आप क्या करें, आप दिन में जब आपको टाइम मिले आप व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन है मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है सर, एक्चुअली हमारे सिर्फ एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और वो ट्रू फॉल्स आ रहे हैं। वैसे डायमेंशन वाला जो है ना, डायमेंशन और उसके न्यूमेरिकल्स कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी अगर कोई डाउट आए कुछ हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और मेरी तरफ से भी आप लोग तैयार रहिए कि आज सैटरडे है, तो नेक्स्ट सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट सैटरडे को मैं एक टेस्ट पेपर बनाकर भेजूंगा, मैं ग्रुप पर डालूंगा टेस्ट पेपर बनाकर। आप लोगों को अपने घरों पर बैठकर 1 घंटे का टाइम निकालकर ईमानदारी से करना है। अपने जज, अपने इन्विजिलेटर आप खुद ही हैं, कहीं भी आप चीटिंग नहीं करेंगे। बस मैं कह रहा हूँ, अगर 20 मार्क्स का पेपर है, 20 में से आपके 8 नंबर रह जाए, 10 नंबर रह जाए, 0 रह जाए, कोई बात नहीं, पर करना ईमानदारी से। तभी इस लॉकडाउन में ये ऑनलाइन पढ़ने का फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है अगर हम चीटिंग करने बैठ जाए। यस सर। ईमानदारी से करेंगे, आपको पूरे 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, चैप्टर मेरी तरफ से पूरा ये फिनिश है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसके अभी कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा आपको, 11 बजे के बाद क्वेश्चंस भेजूंगा, वो क्वेश्चंस आप ट्राई करना। ट्यूसडे की क्लास में पहले उन क्वेश्चंस में जिनको डाउट्स आएंगे वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू ट्यूसडे को सर। चेक कर लेना बस, या तो 8 बजे क्लास होगी या 9 बजे, बस मैसेज चेक कर लेना। ठीक है, ओके सर। चलिए। सर 2 महीने से वीकेंड ही चल रहा है। हाँ वीकेंड ही चल रहा है, ठीक है।
हर दिन वीकेंड है। ठीक है बेटा, ओके, गुड नाइट। किसी को नोट करना है क्या अभी? कर लिया सर, कर लिया। हो गया ना? ठीक है, ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ, फिर मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ओके सर। ओके, बाय सर। बाय बाय।